साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। और मैं हूं डियर साथियों आपके साथ राहुल सर। डियर साथियों, आज ना एक महा इंपॉर्टेंट नियम पढ़ने वाले हैं भैया। ये जो इंपॉर्टेंट नियम है आपको यार जिंदगी भर काम आएगा। जिंदगी भर काम आएगा मतलब जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक काम आएगा, क्योंकि ये जो नियम है इलेक्ट्रॉन भरना सिखाता है, इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है भैया, जिसका नाम है ऑफ वाउ का नियम। जी हाँ, ऑफ वाउ का नियम। देखने में आपको ये लग रहा होगा कि आप बाऊ एक वैज्ञानिक हैं। आप बाऊ क्या है भैया? एक वैज्ञानिक हैं। लेकिन वास्तविकता बता दूं, वास्तविकता मेरे डियर साथियों इतनी है कि जो आप बाहु हैं एक वैज्ञानिक नहीं है। ये आप बाहु एक शब्द है। क्या है भैया? एक शब्द है, और वो भी जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है? जर्मन शब्द। तो ये ऑब्जेक्ट में आता है आप बाहु क्या है। तो आप बाहु क्या है? एक शब्द है मेरे डियर साथियों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ज्यादा। आज आप एक एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाओगे, मतलब प्रत्येक का सीख जाओगे। बात ये है, कहानी बस ये है, इतनी सी है, बस खत्म। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज दिमाग में आपके फिट हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आप बाहु क्या है भैया? एक शब्द है। कौन सा शब्द है? जर्मन शब्द है। सर इस शब्द का मतलब क्या है? तो भाई आप बाहु जो जर्मन शब्द है, इस शब्द का मतलब मेरे डियर साथियों केवल इतना है कि क्रमिक रचना। शब्द का मतलब क्या है भैया? क्रमिक रचना। समझ में आया? आप बाहु क्या है? एक शब्द है। कौन सा शब्द? जर्मन। मतलब क्या है? तो इसका मतलब है क्रमिक रचना करना। अब क्रमिक रचना का मतलब क्या है? मतलब क्रमिक रचना का मतलब मेरे डियर साथियों इतना सा है, क्रम से रचना करना, क्रम से। अब क्रम तो भैया बड़े से छोटा भी होता है और छोटे से बड़ा भी होता है। कौन से क्रम से रचना करना है? तो इसमें भैया छोटे से बड़े की ओर जाना है। छोटे से कहां की ओर जाना है? बड़े की ओर जाना है। मतलब इस नियम में, इस सिद्धांत में जो आप बाहु जो नियम है, आप बाहु जो सिद्धांत है, इसमें सिर्फ एक ही बात कही गई। वो क्या? क्रमिक रचना। कौन सी क्रमिक रचना? तो इनने बोला भैया अपने नियम में कि जो परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन, आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु के कक्षकों में भरे जाते हैं। आपको पता है एस उपकोष में एक कक्षक होता है, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 होते हैं और एफ में 7 होते हैं। पता है ना? ये भी पता है कि एस उपकोष में एक कक्षक होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन 2। पी में कितने कक्षक होते हैं? 3। तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने भैया? 6 इलेक्ट्रॉन। एक में 2 तो 5 होते हैं, इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन भैया? 10 इलेक्ट्रॉन। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? तो 14 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि एफ में 7 कक्षक होते हैं, इसमें 5 कक्षक होते हैं, इसमें 3 कक्षक होते हैं और इसमें 1 कक्षक होता है ना? तो इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? परमाणु के कक्षक में भराते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? परमाणु के कक्षक में भराते हैं। तो इनने बोला कि जो भैया परमाणु कक्षक है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भराएंगे। ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भराएंगे। मतलब कहा इनने कि जो कम ऊर्जा वाला कक्षक है, कम ऊर्जा वाला जो कक्षक है, कम ऊर्जा वाला जो कक्षक है मेरे डियर साथियों, कम ऊर्जा वाला कक्षक वो पहले भराएगा। कब भराएगा भैया? वो पहले भराएगा। और अधिक ऊर्जा वाला कक्षक है वो बाद में भराएगा। बस यही नियम, बस यही नियम है, खत्म। तो सुनो, एक बार फिर से सुन लो। आप बाहु क्या है? एक जर्मन शब्द, जिसका मतलब क्या है? क्रमिक रचना। और क्रमिक रचना का मतलब कम ऊर्जा वाला कक्षक पहले भराएगा और अधिक ऊर्जा वाला कक्षक बाद में भराएगा। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है, और कोई ज्यादा विशेष बात नहीं। आ जाओ, अब ध्यान से सुनना। ये पूरे के पूरे जो शब्द हैं यहां लिखे हुए आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? आप बाहु एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्रमिक रचना करना होता है। इनके अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भराए जाते हैं। मतलब कम ऊर्जा वाला कक्षक पहले और अधिक ऊर्जा वाला कक्षक बाद में। लेकिन आपके दिमाग में तुरंत एक घंटी बजी होगी, सर हम कम ऊर्जा वाला कक्षक कहां से पकड़ेंगे? हमें कैसे पता किसकी ऊर्जा कम है और हमें कैसे पता किसकी ऊर्जा ज्यादा है? तो मेरे डियर साथियों इत्तू सा भी परेशान नहीं होना, इत्तू सा भी। क्यों? क्योंकि इन भाई साहब ने इस नियम में यह भी बताया था कि कम ऊर्जा वाला कक्षक कौन सा है और अधिक ऊर्जा वाला कक्षक कौन सा है। पहले आप ये बात समझ गए कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। एस कोई सा भी एस हो, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से ज्यादा नहीं।
पी कोई सा भी हो 6 इलेक्ट्रॉन, डी कोई सा भी हो 10 इलेक्ट्रॉन, एफ कोई सा भी हो 14 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ गए ना, ये इतनी सी बात समझ गए। अब यहां समझो, इनका क्रम समझो। तो भैया इनने अपना जो क्रम है एक डायग्राम के थ्रू समझाया था बहुत बेहतरीन तरीके से। सर कैसा, इधर देखो। तो भैया आपको पता है अभी तक कक्षाएं तो 7 ही, अभी तक कक्षाएं तो कितनी है भैया, 7 है। कितनी है, 7। कौन सी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 7वीं, बस 8वीं छोड़ दो, 7 ही कक्षाएं। आगे सुनो, आपको ध्यान रखना है, अभी ये जो ऐसा ऐसा देखना है इसको बिल्कुल नहीं जाना, बस इसके सामने देखना। पहली कक्षा के सामने क्या लिखा है, एस, और आगे लिखा है 1। तो भैया पहली कक्षा के पास केवल और केवल एस होता है, एस ऑफ कोर्स होता है पहली कक्षा के पास, केवल और केवल एस ऑफ कोर्स। लेकिन ये पहली का है इसलिए 1s। अब बोले कि पी नहीं है, डी नहीं है, एफ नहीं है, तो होते ही नहीं है भैया पहली के पास, पहली के पास केवल एस होता है, ये दिमाग में रख लोगे, रख लोगे। आगे दूसरे के पास एस और पी आ जाते हैं, मतलब एस और पी होता है दूसरे के पास। अब ये दूसरी का एस है इसलिए 2s, दूसरे का पी है इसलिए 2p। ऐसे तीसरे के पास एस, पी और डी तीनों आ जाते हैं। अब बताओ इसके पास कौन अनुपस्थित है, तो कह देना डी और एफ। इसके बाद इसके पास कौन अनुपस्थित है, तो कह देना सर पी, डी और एफ। और इसके पास केवल एफ। इसके पास चारों आ गए, एस बी, पी बी, डी बी, एफ बी। अब यहां से चारों स्टार्ट हो जाएंगे, यहां से चारों रहेंगे, एस भी रहेगा, पी भी रहेगा, डी भी रहेगा, एफ भी रहेगा। अब ये चौथी कक्षा का है 4s, 4p, 4d, 4f, समझ गए ना। पांचवी का है 5s, 5p, 5d, 5f, है ना। ऐसे ही करके ये बने। तो इनने क्रम बताया था, इनने बोला, देखो इनने बोला ऐसे जाना, आप ऐसे जाना और किसको भरना, 1s को, किसको भरना, 1s को। और 1s भरा जाए ना तो फिर आप इधर से आराम से चुपके से लौट आना, चुपके से लौट आना, चुपके से लौट आना। आ गए यहाँ, फिर आप जाना और फिर किसको भरना, 2s को, फिर 2s को भर के यहां से आना, चुपके से लौट आना, बोल दिया था लौट आना, लौट आ गए। फिर यहां से जाना, 2p को भरना, 3s को भरना और चुपके से लौट आना। फिर 3p को, 4s को यहां से चुपके से लौट आना, फिर 3d को, 4p को, 5s को। तो ऐसे करके ये नियम दिया गया था। आज समझ रहे हो। अब यहां से 7s को भर के, 7s को भर के फिर आप यहां जाओगे, यहां से लौट आओगे, लौट आओगे ना, फिर यहां भरोगे, इसको भरोगे, इसको भरोगे, और ये आपका 8वीं कक्षा है, अगर बने तो 8s, फिर इसको भरना, फिर यहां से आना, यहां लौट आना, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। वैसे मैंने ये इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपको पेपर में भी इतना ही बनाना है ना। ये जो कक्षाएं हैं भविष्य में कभी आएंगी, जुड़ेंगी तो देख लेंगे, है ना। बाकी अभी आप इतना ही बनाना, और अगर जिसको बढ़ाना है तो वो यहाँ से बढ़ा देना, कोई परेशानी नहीं। मैंने तो आपके यहाँ से चौथी कक्षा से सारी कक्षाएं मेंशन हो जाती हैं। क्लियर है बात, इतनी बात समझ में आई आपको, आई समझ में। अब यहाँ देखो, ये बात समझ गए। अब बेटा इसमें भराएगा कौन सा सबसे पहले, तो सबसे पहले भैया कौन भराएगा, 1s। देखना अब ये क्रम बताना मुझे। तो अब 1s क्यों भराएगा सर, क्योंकि 1s की ऊर्जा सबसे कम है, इनने बोला था ना, इसलिए तो ऐसा ऐसा नियम दिया। कौन सी जरूरत पड़ी थी ऐसे ऐसे देने की, तो इनने दिया ना। तो इनने बोला कि 1s की ऊर्जा सबसे कम है, इसलिए उसको सबसे पहले कम, सबसे पहले भरना। 1s की ऊर्जा सबसे कम है इसलिए उसको सबसे पहले भरना। तो सबसे पहले कौन भराएगा, जल्दी से बता दो। तो आप बोलोगे सर 1s भराएगा, क्योंकि 1s की ऊर्जा सबसे कम। लेकिन मुझे बताओ s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो इसके ऊपर घात लगा दूंगा 2 की। तो ये घात 2 क्या बता रहा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भराते हैं। कितने भराते हैं, 2। तो मेरे डियर साथियों ध्यान रखना, s कहीं भी मिले, चाहे आपका पहले में मिले, चाहे दूसरी में, चाहे कोई सी में मिले, s में 2 ही भराएंगे इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर 1s के बाद आ जाओ, कहां आ गए, 2s पे। तो इसकी ऊर्जा सबसे कम, इससे ज्यादा किसकी, 2s की। 2s में कितने भरो, 2। फिर आ जाओ 2p पे, तो 2p, p में कितने भराते हैं, तो 6। तो p आपको कहीं भी मिले आपको 6 ही भरना, 6 से ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर आ जाओ 3s। तो आप इसकी ऊर्जा के क्रम में लिख रहे तो आप ऐसा वाला साइन लगा देना। 2p के बाद कौन आया, 3s। s में कितने, 2, तो कोई सा भी s हो 2 ही भरना है, 2 से ज्यादा भरना नहीं है। फिर आ जाओ कहां आ गए, 3p पे, तो ये 3p, p में कितने, 6, कितने, 6। फिर 3p के बाद कौन आया, 4s। तो भैया s है तो s में तो 2 ही भराते हैं। फिर आ जाओ आगे, फिर कौन आया, 3d, d। तो d में कितने भराते हैं, तो d में तो 10, तो इसमें कितने की घात लगेगी, 10 की घात लगेगी।
समझ रहे हैं ना। एफ में कितने की लगेगी 14 की, क्योंकि एफ में कितने भर आते हैं 14 भर आते हैं। तो 3D के बाद कौन आया 4P आया, कौन आया 4P आया। तो ये रहा आपका 4P 6, फिर आ जाओ 5S 2 सॉरी 5S के बाद कौन आया 4D, फिर आया 4D 10, फिर कौन आया 4D के बाद 5P 6, P में तो 6 भर आते हैं ना। फिर कौन आया 6S 2, फिर कौन आया 4F, और F में कितने 14, F में कितने 14। ऐसे करके ये यहाँ तक, और बल्कि आपको यहाँ तक जैसे बनाना है सो ऑन, ऐसे करके आप बनाते जाना। आई बात समझ में। लेकिन ध्यान रखना कि सबसे पहले कौन भरोगे 1S, फिर 2S, फिर 2P, फिर 3S, यही क्रम चलेगा। और ये आपको दिमाग में कम से कम 30 तक याद भी रख लेना, क्योंकि क्रम तो यही है। ये इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है, ये इलेक्ट्रॉन भरना सिखाता है। आ जाओ अब हम इलेक्ट्रॉन भर के भी आपको समझाते हैं, सिखाते हैं। तो ध्यान से सुनो मेरे डियर साथियों। जैसे सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन, आपको पता है ना हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना 1। अब परमाणु क्रमांक सर 1 तो इलेक्ट्रॉन कितने, तो भैया आप जब परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी तो 1 होगा। बोलो परमाणु क्रमांक 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी तो 1 होगा। तो हमें इलेक्ट्रॉन भरना है, तो सबसे पहले कौन भराएगा, तो सर सबसे पहले तो 1s भर आता है सर, लेकिन s में तो 2 इलेक्ट्रॉन भर आते हैं। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है नहीं ना, आपके पास कितना है 1, तो आप तो 1 ही भरोगे, भले 2 भर आते, उससे क्या करना, आप तो 1 भरोगे ना बस। तो आप क्या कर दोगे भैया 1s1। क्यों सर क्यों, इसमें तो 2 भर आते हैं, आपके पास 2 नहीं है ना, आपके पास कितना है 1, तो आप 1 भरोगे। क्लियर बात, आगे बढ़ो। इसके बाद जैसे भैया मैंने यहां ले लिया लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 3, कितना है भैया 3। अब परमाणु क्रमांक 3 तो इलेक्ट्रॉन कितने सर, तो इलेक्ट्रॉन भी 3। परमाणु क्रमांक 3 तो इलेक्ट्रॉन भी कितने 3, इलेक्ट्रॉन भी कितने 3। आप कितने इलेक्ट्रॉन भर रहे हो 3, तो सबसे पहले कौन भराएगा सर 1s, तो लिख दिया आपने 1s। इसमें कितने भर दिए 3। भैया ये अनर्थ कभी मत करना, s में 2 से ज्यादा नहीं भराते, s में 2 से ज्यादा नहीं भराते। आप क्या कर रहे हो 3, ये सबसे बड़ा पाप कर रहे हो भाई। नहीं तो s में कितने भर आते हैं 2, तो आप ही 2 ही भरोगे। तो आपने 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, अब कितना बचा 1 कहां भरोगे, तो 1 के लिए आगे बढ़ोगे, तो 1 इसमें भराएगा। तो अब कौन आएगा 1s के बाद 2s आएगा, तो सर 2s में तो 2 भर आते हैं, लेकिन आपके पास 2 बचे क्या, नहीं आपने 2 तो पहले ही भर दिया, आपके पास 1 बचा, आप तो 1 भरोगे। खत्म करो कहानी, सिस्टम खत्म, आगे बढ़ो। अब जैसे भैया यहाँ पर हमारे पास सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 11। ये साथियों हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरना है 11 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। कितना है 11, तो सबसे पहले तो सर 1s2, तो लिख दो भैया 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2। अरे सर ये तो गड़बड़ कर दिया, आपको 11 इलेक्ट्रॉन भरने थे, आप तो आगे निकल गए। तो भैया देखो ऐसे गिन लेना पहले, 2 4 6 10 और 2 12, ज्यादा हो गए ना भाई, ज्यादा हो गए तो भाई इसमें 2 नहीं भराएंगे, इसमें 1 भराएगा। कितना भराएगा 1, क्योंकि 10 तो यहां तक बढ़ चुके, 11वां भी इसमें भराएगा। सिंपल है, आगे बढ़ो। जैसे भैया हमारे पास ऑक्सीजन है, परमाणु क्रमांक कितना 8, भरो। सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, कितने भर चुके हो 4 भर चुके, कितने बचे 4 और बचे, तो 2s के बाद कौन आता है 2p, तो 2p में कितने भराएंगे 4 बचे ना आपके पास, तो आप तो 4 ही भरोगे। कितने भरोगे 4 भरोगे, आया समझ, ठीक है आगे बढ़ो। जैसे हमारे पास भैया कैल्शियम है, परमाणु क्रमांक अभी आपको बता दे रहा हूं, वैसे मैंने बोल दिया कि 30 तक का परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए ना, ठीक है। 20 भरो इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले भैया 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, कितने भर गए काउंट कर लो, 10 और 2 12, 3s2 के बाद 3p6, कितने भर गए 12 और 6 18, हमें कितने भरने हैं 20, 2 और भरने हैं ना, तो 3p6 के बाद कौन भर आता है 4s2, हो गए 20, ऐसे भरने हैं।
है ना। अब जैसे मैंने भैया आपसे बोल दिया आयरन, आयरन का परमाणु क्रमांक कितना 26, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने 26, 26 इलेक्ट्रॉन भरना है। आ जाओ भरो। तो सबसे पहले 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2। ऐसे ही करके भरोगे कि नहीं भरोगे, यही क्रम लगाओगे कि नहीं लगाओगे। मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया, इधर नहीं देखा, आप इधर देख के लिखना, ठीक है। और जब आपको याद हो जाए तो आप फिर मत देखना। 20 भर गए। अब इसके बाद 4s2 के बाद कौन भराएगा, तो 3d। 20 भर गए ना, 26 बनने, तो इसमें भराएंगे तो भैया 10, लेकिन आप कितने भरोगे 6, क्योंकि आपको ना 26 ही बनने है ना, 26 बनने ना, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। आई होप मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आएगा ही होगी, और आप किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हो। पेपर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाता है। अब ये बात तो समझ गए, तो आपको करना है, आप ना सब ना आपको मतलब मैं क्या बोलूं यार, है ना, मतलब भाई करना है आपको, ठीक है ना। तो आपको 1 से लेकर 30 तक का क्रम से कर लेना। अभी मैंने क्रम बिगाड़ा हुआ है, आप क्रम से नहीं किया, आपको 1 से 30 तक क्रम से कर लेना है। ओके, चलो आ जाओ। अब भैया हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने आप बाहु नियम पढ़ा, आप बाहु के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े। अब आपको करना है घर पे, ठीक है ना, घर पे करना है। तो इसको हटा दूं मैं, ये हटा दूं ना, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा सा और सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा और सीखो आप, है ना। अब यहाँ देखो, ध्यान से समझना। अब जैसे भैया मैंने यहाँ बोल दिया Na, तो Na का परमाणु क्रमांक तो सर 11 होता है, लेकिन अगर मैं बोलूं Na प्लस का, तो Na प्लस का कितना होगा, तो भैया परमाणु क्रमांक 11 इसका है तो इसका भी 11 होगा। लेकिन जो परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉन और वही प्रोटॉन होते हैं, तो इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है 11, लेकिन देखो एक प्लस लगा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने दान कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10। तो अब आपको 10 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो अगर बोला जाए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो, तो क्या दिक्कत है, नहीं कर पाओगे, कर दोगे ना, तो कर दोगे। तो बताओ इसका कितना 10 इलेक्ट्रॉन भर दो। तो सबसे पहले 1s2, फिर आपका 2s2, और फिर आपका 2p6, भरा गए 10 इलेक्ट्रॉन। सर कौन सी बड़ी बात है, अब तो हम सीख गए, ठीक है। आ जाओ, जैसे अगर हमने बोला Cl, तो Cl का परमाणु क्रमांक कितना है 17, लेकिन Cl माइनस का बोला तो देखो Cl का तो 17 है, अब माइनस का मतलब सर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है, तो इस पे एक माइनस लगा तो एक ग्रहण कर लिया, तो सर 17 थे, अब इसके पास 18 हो गए, 18 का करना है। सर कौन सी बड़ी बात है, कर देंगे। तो 1s2, 2s2, 2s2, फिर 2p6 और 3s2 हो गया, और 3p6 अब हो गया, पहले नहीं हुआ था अब हो गया। आई बात समझ में। तो ऐसे करके आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख गए, आप, मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे। लेकिन भाई अब मैं आपको बताना चाहता हूं आबाहु नियम के अपवाद, आबाहु नियम के अपवाद। यहां ध्यान से समझना मेरी बात, यहां ध्यान से समझना है मेरी बात। आपको पता है ये क्या है S, ये क्या है S, ये क्या है S, तो बताओ S पूर्ण कब होगा। तो आप बोलोगे सर S में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये पूर्ण होगा, ये भी समझ गया। लेकिन S में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो अर्धपूर्ण होगा। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, कक्षा का आपके 3 टाइप के होते हैं, एक होता है अर्धपूर्ण, अर्धपूर्ण, एक होता है पूर्ण पूरित, पूर्ण पूरित, और एक होता है अपूर्ण, एक होता है अपूर्ण। तो कक्षा बेटा कितने टाइप के 3, एक अर्धपूर्ण, एक पूर्ण पूरित और एक अपूर्ण। सर अर्धपूर्ण कौन सा होगा, तो जो आधा भरा होगा वो अर्धपूर्ण, और जो पूरा भरा होगा वो पूर्ण पूरित। जैसे S में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका पूर्ण पूरित होगा, और अगर S में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो अर्धपूरित होगा। सर अपूर्ण, तो सर ये अपूर्ण नहीं होता, या तो ये अर्धपूरित होता है या ये पूर्ण पूरित होता है, S अपूर्ण नहीं होता। अब देखो P में समझो, P में आपको पता है कितने कक्षक होते हैं 3, P में कितने कक्षक होते हैं 3, और इलेक्ट्रॉन कितने 6 इलेक्ट्रॉन। तो P अर्धपूर्ण कब होगा, जब आधे इलेक्ट्रॉन मतलब 3 होंगे, पूर्ण कब होगा जब पूरे इलेक्ट्रॉन मतलब 6 होंगे, और 3 और 6 के अलावा अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, अपूर्ण होगा। यहां समझो। तो बताओ अगर P में 1 इलेक्ट्रॉन है तो बताओ क्या होगा ये, आप बोलोगे सर ये P में 1 इलेक्ट्रॉन है मतलब ये अपूर्ण होगा, 2 है तो अपूर्ण, 3 है तो अर्धपूर्ण क्योंकि आधे हो गए, 4 है तो बताओ अपूर्ण है ना, आधा भी नहीं भरा पूरा भी नहीं भरा, अपूर्ण है। अब अपूर्ण और अब
पूर्ण पूरित, है ना। तो ऐसे ही डी में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो अर्धपूर्ण और 10 है तो पूर्ण, समझ रहे हैं ना। और 5 और 10 के अलावा है तो वो अपूर्ण में आएगा, है ना। ऐसे ही एफ में 7 है तो अर्धपूर्ण, 14 है तो पूर्ण, और 7 और 14 के अलावा है तो वो अपूर्ण में आएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो भैया अब मैं आपबाहु नियम के अपवाद बता रहा हूं, और आपबाहु नियम के अपवाद में सिर्फ एक और एक ही बात कही गई कि इन्होंने बोला कि जो अर्धपूर्ण है और जो पूर्ण पूरित कक्षक हैं वो स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। किनकी तुलना में? अपूर्ण कक्षकों की तुलना। तो ध्यान रखना, अर्धपूर्ण और पूर्ण पूरित कैसे होते हैं भैया? स्थायी। और अपूर्ण कैसा होता है? तो अपूर्ण होता है मेरे डियर साथियों अस्थायी। कैसा होता है? अस्थायी। ठीक है सर, ये बात समझ गए। तो इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा, तो इससे आप बाहु जो महोदय है इनने एक बात कही, अगर जब ऐसा होता ही है, अगर ऐसा होता है तो इनने बोला कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, किसके लिए? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अर्धपूर्ण या पूर्ण पूरित कक्षकों को पहले भरना और अस्थायी कक्षकों को बाद में भरना। या फिर इनने एक बात ऐसी समझो, ये कही कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में चला जाता है, या फिर 4s का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है? 3D में चला जाता है। सर ये बात थोड़ी मजे की नहीं लगी, है ना। अभी टेंशन मत लो, अभी आपको मजे की लगेगी। यहाँ पर आप समझो, ये आप तो बात तो समझ गए ना, ये बात तो आप समझ गए ना कि नहीं समझे? ठीक है ना, आप बात समझ गए। इसको मैं हटा दूं थोड़ा सा, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा, ये हटा दो, अब समझो। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखेगा आपको, इधर देखो भैया, ये लिखा है मैंने क्रोमियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 24। कितना है? 24। इसके इलेक्ट्रॉन भरो, तो आप बोलोगे सर 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और 3d4, यही है। आप बोलोगे सर ऐसे ही बनाएंगे, 24 इलेक्ट्रॉन है, 24 भर दिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? हाँ भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ये इलेक्ट्रॉन ने विन्यास किया है मूल वाला। कौन सा वाला? मूल अवस्था वाला। कौन सा भैया? मूल अवस्था। मैंने सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया। हाँ सर, जम गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपबाहु नियम के अपवाद के अनुसार ये क्या बोला गया था कि जो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक है वो अधिक स्थायी है, इसलिए 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है, बोला गया ना। तो देखो जरा, अभी आप मुझे बताओ, ये जो 3d है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। मैं यहां 3d बना रहा हूं, मैं यहां पर बेटा क्या बना रहा हूं? 3d बना रहा हूं। 1 2 3 4 5। हाँ सर बन गया, कोई दिक्कत नहीं, बन गया ना। ठीक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 और ये 4 भर गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ ये स्थायी है कि अस्थायी? तो आप बोलोगे सर अस्थायी है। मैं बोलूंगा क्यों है अस्थायी? आप बोलोगे सर ये अपूर्ण है। अपूर्ण है? हाँ सर अपूर्ण है, अस्थायी है। यहां S देखो, S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो सर बताओ, मैं आपसे बोलूंगा कि बताओ ये स्थायी है कि अस्थायी? आप बोलोगे सर ये स्थायी है क्योंकि पूर्ण है, ये अस्थायी है क्योंकि अपूर्ण है। ठीक है, ध्यान सुनना। अब इनने बोला कि अस्थायी जो है अपूर्ण है, तो ये अस्थायी है, और इनने बोला कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। तो अगर हम इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दें तो क्या इसका कुछ बिगड़ेगा? ध्यान से समझो, कुछ बिगड़ेगा? सर समझ में नहीं आया तो देखो इधर, अगर भैया इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5। तो इसमें कितने भरा जाएंगे? 5। इसके पास कितना बचेगा? 1। तो इसमें कितना बचेगा? 1। तो अब मुझे बताओ, पहले ये स्थायी था, अब क्या अस्थायी हो गया? नहीं सर, पहले S में 2 थे तो S 2 में पूर्ण होता है और 1 में अपूर्ण, सॉरी 1 में अर्धपूर्ण होता है। सर अर्धपूर्ण और पूर्ण पूरित तो स्थायी होते हैं, तो सर ये पहले भी स्थायी था अब भी स्थायी है। तो भैया पहले भी स्थायी था अब भी स्थायी है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसको देने से ये स्थायी हो गया। पहले अस्थायी था अब स्थायी हो गया, क्या इसका कुछ बिगड़ा? नहीं ना। तो भैया आप बाहु ने बोला था अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देने से किसी का भला हो रहा है तो यार दे दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन अपना बुरा नहीं होना चाहिए। तो भैया इसका कहां हुआ बुरा? इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन, इसके पास 5 हो गए, स्थायी हो गए, लेकिन ये कहां स्थायी हुआ? नहीं हुआ ना। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन दे दिया करो,
ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन दे दिया करो। समझ रहे हो आप कि नहीं? समझ रहे हो ना? बिल्कुल। तो भैया ये तो देखो, ये मैंने सामान्य लिखा है, ये सामान्य मूल अवस्था वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, लेकिन इस क्रोमियम पे अबाहु नियम का अपवाद लगता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने से स्थायी हो जाता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसका एक इलेक्ट्रॉन जब इसको देंगे तो इसके पास कितना बचेगा 4s1 और इसके पास कितना हो जाएगा 3d5। तो ये अपवाद है और अपवाद के अनुसार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और यही सही है। तो ध्यान रखना, अबाहु नियम का अपवाद जो है कॉपर और क्रोमियम पे लगता है। तो क्रोमियम पे सीख गए, अब कॉपर पे सीखो। कॉपर का परमाणु क्रमांक सर 29 भरो 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 29 थे, भरा गया 29। क्या भैया एक इलेक्ट्रॉन इसको देने से इसका भला हो रहा है? अभी बताओ, 9 है तो अपूर्ण है ना, 9 है तो क्या है, अपूर्ण है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो इसके पास कितने हो जाएंगे 10, मतलब ये पूर्ण हो जाएगा, और जब ये पूर्ण हो जाएगा तो स्थायी, लेकिन इसके पास एक बचेगा तो ये एक में अर्धपूर्ण होगा और अर्धपूर्ण भी स्थायी होता है और पूर्ण पूरित भी स्थायी होता है। देखो डी में तो टोटल 10 जाती है। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा समझ में? बोलो। देखो यहाँ 9 है तो 9 भरो, 5 तो भर गए थे, 6 7 8 9, अपूर्ण है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो इसके पास कितने हो जाएंगे 10, और भैया इसके पास 10 हो जाएंगे और इसके पास 1, तो ये पहले 2 थे तो 2 में पूर्ण था, स्थायी था, 1 था तब भी स्थायी है, क्योंकि 1 में अर्धपूर्ण होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कुछ बिगड़ेगा थोड़ी ना इसका। तो ये इसकी कौन सी अवस्था वाला है? मूल अवस्था वाला है। कौन सा है? मूल अवस्था वाला। लेकिन बोला था इसने कि इस पे अपवाद लगाओ, तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल के इसको दे दोगे तो भैया कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब 4s में कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 3d में कितने हो जाएंगे 10। तो ये अपवाद के अनुसार है, और आज के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये मत करना, कॉपर का ये करना, क्रोमियम का ये मत करना, ये करना, क्योंकि कॉपर और क्रोमियम पे क्या लगता है अपवाद। तो ये है अबाहु नियम के अपवाद। आई होप कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक बार मेरे डियर साथियों, मैंने पूरी वीडियो में आपसे नहीं बोला कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। भैया अब तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप बहुत कुछ सीख के गए हो, आज बहुत कुछ सीखा है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।